दर्शकों, हम और आप कभी ना कभी पेट की समस्याओं से दो चार जरूर होते हैं। और उस वक्त हमें सोचना होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, और उस वक्त हमें समझ में नहीं आता। तो उन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए और उन्हीं सिचुएशन से निपटने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एब्डोमिनल पेन पर डिस्कशन, और इसके साथ ही पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं पर, तमाम दर्दों पर आज हम बात करेंगे और इसके निवारण पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्ते। सर, आज बात करने जा रहे हैं एब्डोमिनल पेन पर। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि पेट दर्द के तो कई कारण होते हैं, जी। और क्या हर दर्द का जो भी कारण होता है, जैसे पेट का दर्द किसी को हो रहा है खाना ना खाने की वजह से या किसी को ओवर ईटिंग करने की वजह से, जी, तो क्या हर दर्द को अलग अलग तरह से ही ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल। जब कारण अलग होगा जी। तो उसको उपचार करने का तरीका भी अलग हो जाएगा। तो सर, आपसे समझना चाहूंगी, सबसे पहले मैं आपसे जो अलग अलग तरह के दर्द होते हैं पेट में, जी। उन पर जानना चाहूंगी कि जैसे अगर किसी को भूख लग रही है बहुत ज्यादा और किसी ने खाना नहीं खाया है, उसकी वजह से अगर किसी को दर्द हो तो क्या करें? एक्यूप्रेशर के द्वारा उसे कैसे क्योर करें, इस पर जानना चाहूंगी। देखिए, आज हम जी। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पेट दर्द के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो डाइजेशन है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन जो पेट है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। तो स्टमक नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इस तीन ऑर्गन में कोई भी समस्या है उसके को हम देखें कि ये समस्या किस तल की है। जैसे अगर हमने खाना नहीं खाया है तब तो ये स्टमक में एसिडिटी बन जाने की वजह से होगा। तो एक आइडियल वे है कि हम अपने बॉडी की नीड्स को फील करें, और वो मेडिटेशन में भी हम सिखाते हैं। जब हम ध्यान के द्वारा स्वयं में शांत हो रहे हैं, स्वयं से जुड़ रहे हैं, तो हमें अपनी बॉडी को फील करना होता है, अपने पेट को फील करना होता है। और जब भी हम भोजन करते हैं करें तो अपने भूख के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार करें। अगर भूख लग रही है तो हमें भोजन कर लेना चाहिए। अगर भोजन करने का समय अभी नहीं है तो कुछ लाइट खा सकते हैं, कुछ भी कोई कोई चीज़ मुंह में चबाने के लिए ले सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो पानी पी सकते हैं। अगर पानी भी हम पी लेते हैं तो जो भूखे रहने के कारण पेट में दर्द हो जाता है, जो कि एसिडिटी की वजह से होता है, और एसिडिटी के साथ साथ कभी कभी गैस भी बन जाती है। तो अगर हमने सिर्फ पानी भी पी लिया, नींबू पानी भी हम पी सकते हैं, तो वो दर्द तकलीफ नहीं होती है। तो हमें आइडली भूखे नहीं रहना चाहिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि एसिडिटी होने लगती है तो जी। पेट में एसिड बनने लगता है, हाँ। और जब हम पानी पीते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। जी। इसकी वजह से भी दर्द थोड़ा सा कम हो जाता यस, है। परफेक्ट। तो क्या है कि अगर हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रही होती है, जी। हमने कल परसों जिस टाइम पे भोजन किया, बॉडी एक एज्यूम करता है कि उस टाइम पर खाना आएगा, तो उसके लिए वो एसिड को तैयार करके रखता है और एसिड को रिलीज कर देता है। हमने खाना नहीं खाया, खाने में लेट कर दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो जब सिग्नल जाएगा तभी एसिड रिलीज होगा, लेकिन अगर हमारा सिस्टम, एसिड बनने वाला सिस्टम तो ठीक है, लेकिन वो कब रिलीज हो वो सिस्टम अगर वो बहुत अच्छा नहीं है। सभी लोगों को खाली पेट रहने से दर्द नहीं होता है, जी। यह भी समझने की जरूरत है। हमारे भीतर पूरी तरह से तो हार्मनी में बॉडी नहीं है। अगर बॉडी पूरी तरह से हार्मनी में हो तो दर्द किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। मतलब थोड़ी बहुत कम खाने से या थोड़ा बहुत ज़्यादा खाने से तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाएं तब समस्या होगी। लेकिन जितना हमारे भीतर संतुलन कम है, उतना हम थोड़े से लेफ्ट या राइट होने से, थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होने से या भोजन की क्वालिटी चेंज होने से हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। तो हम अपने आप को एक भीतर से मजबूत बना के हमें रखना चाहिए, है ना। भीतर से मजबूत बनाने का मतलब है कि हमें अपने आप को मन के तल पर रिलैक्स रखना चाहिए, क्योंकि मन से ही तो हमारा इंटेस्टाइन और बॉडी में से इनफैक्ट सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हम ये रिलैक्स रहते हैं तो हमारी बॉडी में पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक काम कर रहा होता है। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे, वो पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होगा तो होंगे। और पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हमें रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे भीतर तनाव आ जाएगा ना, तो ये डाइजेस्टिव
जूसेस प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाते। तो कब सिंपैथेटिक एक्टिव हो, कब पारासिम्पैथेटिक एक्टिव हो, यह एबिलिटी हमारे भीतर जो नेचर के साथ जुड़ी हुई है। जब हम आराम करते हैं तो पारासिम्पैथेटिक चाहिए, जब हमको दौड़ना है, टाइम हो रहा है कहीं पर और हमें भागना है, तो उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहिए। तो बॉडी अपना गियर चेंज नहीं कर पाता। अब इसको हम ड्राइविंग से समझ लें कि जब हमें कहीं पर हम स्पीड में चल रहे हैं और कहीं अब बीच में खराब रोड आई, हमें स्लो डाउन करना है, हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक स्विच करना है। अब स्विच हम नहीं कर पा रहे हैं तो बॉडी को तकलीफ देने सिग्नल देने लग जाएगा, कहीं ना कहीं दर्द का। तो यहाँ पर हमें अपने आप को रिलैक्स रखना सीखना है। और यहाँ पर एक अनुलोम विलोम प्राणायाम हर कंडीशन में हमारे दोनों तरफ की नाड़ियों को संतुलन करने में लाभदायक है। कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, तो अनुलोम विलोम करने से इड़ा और पिंगला में, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक में हार्मनी आती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग हर एक कंडीशन में हेल्पफुल हो सकता है। और थोड़ा सा अगर हम थोड़ा समझें, थोड़ा चिंतन करें कि यह तकलीफ क्यों हो रही है। अगर खाली पेट रहने से हो रही है तो अपने आप को खाली पेट नहीं छोड़ना है, खा ले या पी ले। और खाली पेट रहने में भी एसिडिटी वाली तकलीफ हो जाती है और गैस वाली तकलीफ हो जाती है। अगर गैस वाली तकलीफ हो जाती है तो एक वायु मुद्रा है, हम वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। वायु मुद्रा लगाने से इंडेक्स फिंगर को हमें थंब से प्रेस करना है। जब इंडेक्स फिंगर को हम थंब में प्रेस करते हैं तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। जिन लोगों को गैस बन जाती है, गैस ज़्यादा बनती है, या कभी किसी भी कारण से शेड्यूल आगे पीछे होने से, या क्वालिटी ऑफ फूड जो आपको के लिए आइडियल है वो ना रहे, अनसुटेबल फूड बॉडी में चला गया, तब गैस बन गई, तो उस कंडीशन में ये वायु मुद्रा आपको बहुत काम आ सकती है। हर तरह की गैस बनने में वायु दर्द, जो दर्द है वो वायु की वजह से होता है। तो इसमें ये वायु मुद्रा काम आ सकती है। 5-5 मिनट के लिए आप 2-2 घंटे पर कर सकते हैं जब दर्द हो रहा हो। तो जब दर्द नहीं हो रहा है, अगर गैस बन रहा है और रिलीज हो रहा है, तो ये रिलेटिवली उससे बेटर है जब गैस बनकर रुक रहा है, जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं, अफारा बन जाना, पेट फूल जाना, वो ज़्यादा तकलीफ देता है। सर, इस पर आने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये तो बात रही कि हमने खाना नहीं खाया। जी। अब कई बार होता है कि खाना ज्यादा खा लेते हैं, हाँ। किसी ने इंसिस्ट कर दिया तो ज्यादा खा लिया, नहीं तो कोई ऐसा अपना फेवरेट व्यंजन सामने आ गया हाँ। तो ज्यादा खा लिया, खुद को रोक नहीं पाए। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है देखिए, जब ज्यादा खा लें? पहली बात तो प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, जी। है ना। हम ओवर ईटिंग करें ही ना। बहुत परिवारों में प्यार दर्शाने को खिलाकर कहते हैं कि अगर खूब खिलाया, ढेर सारा खिलाया, तब अच्छा प्यार मिला, अच्छा केयर किया, ऐसा माना जाता है। ये कल्चर एक थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि फिर सामने वाला व्यक्ति हर बात को तो नहीं बोल पाता कि उसे अब पेट दर्द हो जाता है या हो गया, उसको लग रहा है कि मैं खा लूंगा तो पेट दर्द हो जाएगा, लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। और तो ये हमारे कल्चर में थोड़ा इंसिस्ट करने की एक आदत है भोजन के मामले में, ये एक अच्छी आदत तो नहीं है, है ना। हम बोल सकें कि नहीं, अब मेरा पेट भर गया है या भरने वाला है, अब मुझसे नहीं होगा। तो बेटर वे तो है कि हम अपनी भूख के अनुसार, अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार ही हम खाएं। और कभी भी भोजन के मामले में कभी किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तुम खा के दिखा सकते हो कितनी बार, और कंपटीशन वाला हो जाता है। ये भोजन अपना जो हेल्थ है, हमारा जो पेट है, भूख है, ये बहुत सैक्रेड चीज है ना। अगर हम हेल्थ को अब्यूज करते हैं, एब्डोमेन का अब्यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम जो है उसको रिपेयर करने में फिर बॉडी को बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह के चैलेंजेस और कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अनजाने में बहुत बार कर बैठते हैं। तो अब अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तब क्या करना है? तो यहाँ पर मैं स्वर योग का मेंशन करूंगा। स्वर योग में है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। इसका महत्व, जब हमारे शरीर में दाहिनी तरफ से हम श्वास ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में जठराग्नि बढ़ती है। जब आपको ओवर ईटिंग हो गई हो, ओवर ईटिंग तो ऐसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ओवर ईटिंग हो गई है
तो अब आपको अपने भीतर की जठराग्नि को तेज करना है। जठराग्नि को तेज करने के लिए क्या करेंगे? पहला है स्वर योग, कि आप अपनी दाहिनी नासिका से सांस लेना शुरू कर दें। दाहिनी नासिका से सांस कैसे ले सकते हैं? जब आप बाएं करवट लेटेंगे तो अपने आप दाहिनी नासिका चल पड़ेगी। ये बैठे बैठे चेंज करना मुश्किल है, वैसे बैठे बैठे भी हो सकता है। अगर आपने पुराने जमाने में किसी साधु का चित्र देखा हो तो ऐसा आता है कि वो एक हाथ रखने का एक रखा करते थे, जिसके ऊपर से हाथ रहता था और फिर वो साधना करते थे। वो वास्तव में स्वर को, श्वास के दिशा को चेंज करने के लिए होता था। अगर बाएं तरफ हो तो दाहिना एक्टिव हो जाएगा, दाहिनी तरफ हो तो बायां एक्टिव हो जाएगा। लेकिन लेट कर अपने सांसों को बदलना ज़्यादा सरल है, ज़्यादा आसान है। तो जब कभी ओवर ईटिंग हो जाए तो भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि का महत्व है। जठर होता है, कहते हैं स्टमक को, और स्टमक में जो फायर है, इस बात को आयुर्वेद में ज़्यादा अच्छे से समझा गया है। तो अगर जठराग्नि अच्छी है, अगर स्टमक मजबूत है तो वो भोजन को पचा लेगा। तो स्टमक को मजबूत करना है। स्टमक को में जठराग्नि को प्रबल करने के लिए बाएं करवट लेटेंगे, दाहिनी सांस चालू होगी तो फिर हमारे लिए डाइजेशन इजी होने लग जाएगा। तो आपको बाएं करवट लेटना चाहिए और दाहिनी सांस को एक्टिव रखना चाहिए। फिर इसके अलावा आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन जो है वो डाइजेशन को अच्छा करने के लिए एक अच्छा आसन है। देखिए, वज्रासन में जब हम पैर फोल्ड करते हैं तो हमारे पैर की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और जब पैर में ब्लड नहीं जा रहा है तो वो एब्डोमेन रीजन में अधिक रहेगा। एब्डोमेन रीजन में जब ब्लड अधिक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। जो पेट में भोजन को पचना है, भोजन को ट्रांसपोर्ट करना है, जो पेरिस्टालसिस, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है उसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो पेरिस्टालसिस भी होना जरूरी है। जब आगे बढ़ेगा थोड़ा पचा हुआ भोजन तो फिर वो पीछे का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो ब्लड फ्लो पेट में अच्छा रहे। फिर इसी में नाभि और धरण का भी एक महत्व है। नाभि और या धरण अगर संतुलन में हो, बैलेंस में हो, तो फिर ऐसी समस्याएं कम आती हैं। भोजन को डाइजेशन नहीं होना या मोशन लग जाना, तो उसे चेक कर लेना चाहिए। जब लेट कर अपनी नाभि के ऊपर 5 फिंगर रख के चेक कर सकते हैं, या हाथों की लाइन को मिलाकर किया जाता है, चारों लाइनें मिल रही हो, या पैर को जब आप एक प्लेन बेड पर बैठे हो तो दूसरा व्यक्ति पैर को देख सकता है कि क्या वो एक लाइन पे है, वो ऊपर नीचे है, तो फिर नाभि जो है बैलेंस में नहीं है। बहुत सारे पेट दर्द का कारण नाभि का डिस्टर्ब हो जाना है, जो बेसिकली हमारे जो मणिपुर चक्र है उसके इम्बैलेंस की वजह से होता है। हमारे पास जो स्प्लीन है, स्प्लीन के इम्बैलेंस से होता है। तो अगर हम स्प्लीन को मजबूत बनाएं, ना मणिपुर चक्र को, और मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन सबसे लॉन्ग टर्म में सबसे इजी और सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है। नाभि को टेम्पररी बैलेंस करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर बार बार गिरती है तो फिजिकल मेथड से ज़्यादा हमें एनर्जी मेथड पे जाना चाहिए, जो कि मेडिटेशन से हो सकता है। ओवर ईटिंग है, हमने दाहिनी श्वास को एक्टिव किया है, अगर नाभि बैलेंस नहीं है तो नाभि को बैलेंस कर लिया है। उसके बाद हम एक मुद्रा समझते हैं जिसका नाम है सूर्य मुद्रा। हमने अपान वायु के लिए वायु मुद्रा सीखा। सूर्य मुद्रा ओवर ईटिंग करने के बाद आप कर सकते हैं। आइडियली ओवर ईटिंग नहीं करना है, ये मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूं कि आप ओवर ईटिंग करें और फिर आप सूर्य मुद्रा करके अपने फूड को पचाएं, है ना। आपका पसंद का ही भोजन है तो भी जितना आप नॉर्मली आसानी से पचा सकते हैं उतना ही खाएं। अगले दिन फिर से खा लें, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर से खा लें। एक ही दिन में ज़्यादा ना खाएं, चाहे आपके पसंद का ही भोजन क्यों ना हो। सूर्य मुद्रा में हम रिंग फिंगर को फोल्ड करके थंब से प्रेस करते हैं, तो ये हमारे भीतर सूर्य प्राण को बढ़ाता है, अग्नि प्राण को बढ़ाता है। अग्नि प्राण बढ़ेगा तो यह भी जठराग्नि को मजबूत करता है और डाइजेशन जो है वो स्ट्रांग होने लग जाता है। सूर्य मुद्रा समर में थोड़ा कम किया जाता है, विंटर में अधिक कर सकते हैं। चूंकि अग्नि बढ़ रही है, समर का टाइम है, तब
थोड़ा कम करें, 5-5 मिनट दिन में 2 बार करें। विंटर है तो 5-5 मिनट दिन में 3 बार 4 बार कर सकते हैं। जिनको गुस्सा आता है या जिनको बीपी रहता है उनको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आपको गुस्सा उतना नहीं आता, बीपी बढ़ा हुआ नहीं रहता, तो आप दिन में 3 बार 5 बार कर सकते हैं। 5 मिनट से 15 मिनट तक सूर्य मुद्रा एक बार में किया जा सकता है। जिनको गुस्सा आता है उनको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि जब अग्नि बढ़ रही है तो वो सिर्फ पेट की अग्नि नहीं बढ़ाएगी, आपके दिमाग की अग्नि भी बढ़ा देगी, तो गुस्सा भी कभी कभी ज़्यादा आता है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। फिर हम एक्यूप्रेशर पर काम कर सकते हैं। अगर ओवर ईटिंग हो गई है तो हमारे पैर में ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो पैर में घुटने के पास बाहर की तरफ है, एंट्रोलैटरल, आगे और किनारे। तो एंट्रोलैटरल ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करके डाइजेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। ST36 वैसे एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नॉर्मल कंडीशन में भी अगर हम इसका मसाज करते रहें, नॉर्मल कंडीशन में मसाज करेंगे तो दिन में 1 बार कर लेंगे या 2 बार कर लेंगे तो बहुत है। जब तकलीफ है तो हर 3 घंटे पर आपको उसका मसाज करना चाहिए। ST36 जो है वो एब्डोमेन पेन के लिए, ओवर ईटिंग की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। थैंक यू सो मच सर, इस पर इतनी जानकारी देने के लिए, इतनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हमें क्या करना है, अगर हमको ओवर ईटिंग हो जाती है, पहले तो करनी नहीं है, और यदि करनी है तो जैसे कि सर ने बताया कि हम अपने सूर्य प्राण को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पेट में जो जठराग्नि है वो और प्रबल हो जाए और खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। लेकिन यदि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपका बीपी ज़्यादा हाई रहता है, तो आपको ये थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ जैसे कि हमने पहले समझा कि अगर हम भूख लगने के कारण हमें ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो हमें भूखा नहीं रहना है, पहली बात तो ये है। और यदि फिर भी हमारे आसपास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हम पानी ले सकते हैं या फिर कोई फ्रूट भी कंज्यूम कर सकते हैं। सर, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पेट दर्द के टाइप की ओर। तो आपसे समझना चाहूँगी कि ये तो हो गया खाना खाना और खाना ज़्यादा खाने की बात, खाना ना खाने और खाना ज़्यादा खाने की बात। अब दूसरी जो बात है मैं आपसे समझना चाहूँगी कि लोग ज़्यादा तेल का या फिर तना भुना या ज़्यादा स्पाइसेस वाला खाना खा लेते हैं, तब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पेट में होने लगती है, ज़रूरत उनको गैस भी बनने लगती है। तो इसको फिर कैसे क्योर करें जब खा लिया है तो? जी, तो यहाँ पर भी हमें वही बात देखनी है कि अगर खा लिया है, अब पेट में अगर जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हर तरह के पेट दर्द में वो काम आता है। तो हम ST36 को कर सकते हैं। अगर बॉडी में कूलनेस बढ़ानी है, अब एक्यूप्रेशर के जो कि एनर्जी मेडिसिन है, हमें यहाँ सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण को देखना है। सूर्य प्राण यांग और पृथ्वी प्राण इन। अगर बॉडी में कूलनेस बढ़ानी है तो पृथ्वी प्राण की के लिए हम SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को कर सकते हैं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट भूख बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, अगर किसी को कम लगती है, तो वो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर रेगुलर दिन में 2 बार 3 बार मसाज करें 2-2 मिनट के लिए, तो भूख इससे हमारी बढ़ जाती है। तो अगर स्पाइसी खा लिया है, अब उससे तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हेल्प कर सकता है। अब ये स्पाइसी अगर अपर एब्डोमेन में, स्टमक रीजन में ही है और डकारें आ रही हैं, है ना, कभी कभी खाना जो है वो ऊपर मुंह में आ जाता है, रिगर्जिटेशन, जो एसिड है वो खट्टी डकार आ गई, तो उस समय फिर हमारा PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट काम आ सकता है। क्योंकि ये जो खाने को, जो स्टमक का जो जूस मिल है वो ऊपर नहीं आना चाहिए, वो तो वहाँ पर वॉल्व होता है और वो सिर्फ नीचे ही रखता है। लेकिन ओवर ईटिंग हो गई है, ज़्यादा एसिड बन रहा है और वॉल्व भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो खट्टी डकार मुंह में आ जाती है। खट्टी डकार मुंह में आना मतलब वो एक उल्लंघन, वायु का उल्लंघन हो गया, उल्टा रास्ता में चल पड़ा। तो हेल्दी वो तो खैर अपने आप में नहीं है, लेकिन अब हो गया है तो क्या करना है, तो हमें PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो कि हमारी चौड़ाई से सेंटर में और 3 अंगुल पर दोनों हाथ में है, इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज करेंगे तो हमारा जो अपर चेस्ट के रीजन में जो एसिडिटी, बर्निंग, एब्डोमेन पेन, जलन हो रही है छाती में या खट्टी डकार आ रही है, उसको ठीक करने में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत काम का है। अगर स्पाइसी फूड खा लिया है और उसकी वजह से एसिडिटी हो रही है या एसिडिटी में खट्टी डकार अगर आ रही है, तो
तब ये PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट काम करे। और अगर स्पाइसी फूड खा लिया है तो दही का सेवन कर सकते हैं। दही या कोई भी ऐसी चीज जो जिसकी ठंडी तासीर होती है, जो सीजनल फ्रूट या फ्रूट जूस है, उसे थोड़े से अमाउंट में, क्योंकि हमें वहां पर कूलनेस इफेक्ट लाने के लिए करना है। स्पाइसी तो जितनी हमारी कैपेसिटी है हमें उतना ही करना चाहिए, जोश जोश में आके हम ना लें, लेकिन अगर हो गया है तो ठंडी तासीर की चीज़ों को लेकर हम अपने अपने एब्डोमेन को शीतल करें, वापस नॉर्मलाइज करें। सर ये तो जैसे आपने बताया कि हम दही को कंज्यूम कर सकते हैं, जी। लेकिन अब सर्दियां शुरू होने वाली हाँ। हैं, तो सर्दियों में क्या होता है कि आलू के पराठे भी बनने लगते हैं, गरम गरम लोग ज़्यादा भी खा लेते हैं, मसाले भी ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर ऐसे टाइम में सर्दियों में दही कंज्यूम करना थोड़ा कहीं ऐसा हाँ। लगता है कि बीमार ना पड़ जाएं, तो उसका क्या ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं? तो फिर एक्यूप्रेशर SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का यूज किया जा सकता है। और सुजोक SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो पैर में है, हम अपने हथेली में सुजोक एक्यूप्रेशर का जो हमारा ये जो एरिया है वो एब्डोमेन का एरिया है, तो हम इस एरिया को अगर हम क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी भी एक दिशा में और फिर अपोजिट दिशा में मसाज करते हैं, तो जो हमारा जो पूरा इंटेस्टाइन है वहाँ पे पूरी तरह से एक बार हमने जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम सर्कुलर मसाज कर रहे हैं तो समझिए पेट में भी सर्कुलर एनर्जी घूम रही है, तो वो पूरी तरह से एक तरह से चर्निंग हो गई, मिक्सिंग हो गई। तो अब जो जहाँ पर है गलत जगह पर बैठ गए, कई लोगों की क्लास है और जिसको जहाँ बैठना चाहिए वो वहाँ नहीं बैठा है, सबको खड़ा करो और सबको थोड़ा सा घुमा फिरा चलाओ, तो अब जब बैठेंगे तो हो सकता है कि सही जगह बैठ जाएंगे। तो एनर्जी को जब घुमाएंगे, मिक्स करेंगे, तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत, वो सब सेटल डाउन हो सकता है। तो सर्कुलर मसाज दोनों हथेलियों में, ये सुजोक है। सुजोक में हम हथेलियों का और तलवों का मसाज करते हैं। तो जब थोड़ा कम जानते हो तो सुजोक भी बहुत जगह पे अच्छी रिजल्ट्स देता है। इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट के नाम और नंबर नहीं होते हैं। जब हम सुजोक का यूज करते हैं, जब एक्यूप्रेशर पॉइंट के नाम और नंबर है, जैसे SP4 हुआ अभी की कंडीशन में, तो ये मेरिडियन एक्यूप्रेशर, होल बॉडी मेरिडियन एक्यूप्रेशर है। और ज़्यादा स्टैंडर्ड, ज़्यादा रेस्पेक्ट जो है वो होल बॉडी मेरिडियन एक्यूप्रेशर का है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे तो हम किसी का भी फायदा ले सकते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद लूज मोशन की शिकायत भी कई लोगों में देखी जाती है, तो तब क्या करें? देखिए, अब ज़्यादा खा लिया है, हमारे सिस्टम में ज़्यादा एंट्री हो गई है, जी। तो अब वो एंट्री तो निकलेगा ही, आउटपुट तो होगा ही। तो अब ज़्यादा खाया है तो ज़्यादा निकलेगा भी, तो वास्तव में अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि हम हैबिचुएटेड हैं कि हाँ एक बार जाते हैं नॉर्मली, अब अगर 2 बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखने की जरूरत है, अगर ज़्यादा खाया है तो जाना भी पड़ेगा। तो ये एक तरह से बॉडी अपने आप को रिलीफ कर रहा है, तो ये हो सकता है ये प्रॉब्लम अपने आप में ना हो, है ना। हाँ, पेन के साथ बॉल मूवमेंट ना हो। अगर मोशन हो रहा है और वो दर्द के साथ, तकलीफ के साथ हो रहा है, तो फिर वो अपने आप में ठीक बात नहीं है। कि अगर कभी आपको मोशन आ रहा है और कहीं पे जाने की व्यवस्था नहीं है, तो और तकलीफ हो जाती है, तो अगर आप यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, किसी भी तरह से मसाज करेंगे तो वो असर जाएगा। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन सेंटर में और लार्ज इंटेस्टाइन बाहर में है, तो अगर हम इसको 30 सेकंड भी अगर हम सर्कुलर क्लॉकवाइज हम मसाज करें, तो ये यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन को एक प्रॉपर में, हार्मनी में, बैलेंस में ले आता है। इसको आप आराम आराम से, लार्ज इंटेस्टाइन कोलॉन को हम जो ये मसाज करते हैं, यहाँ पर कलर थेरेपी से भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर मोशन अधिक हो रहे हैं या लूज मोशन हो रहा है, तो ये है पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाना। पेरिस्टाल्सिस मतलब मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। अब मूवमेंट तेज हो गई है क्योंकि ज़्यादा खाया है या कुछ ऐसा खाया है जो चाहता है, इंटेस्टाइन चाहता है कि जल्दी से जल्दी इसको बाहर निकाले, तो पेरिस्टाल्सिस तेज हो गई है। अब पेरिस्टाल्सिस तेज हो गई है तो ये यांग एक्सेस है, और यांग एक्सेस को कम करने के लिए हम ब्लैक कलर का प्रयोग कर सकते हैं
लार्ज इंटेस्टाइन के एक्सेस पेरिस्टालसिस को स्लो डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपको लार्ज इंटेस्टाइन सुजोक कॉरेस्पॉन्डेंस का इमेज दिखाया जा रहा है, इस सुजोक कॉरेस्पॉन्डेंस लार्ज इंटेस्टाइन के इमेज पे हम ब्लैक कलर लगाकर लार्ज इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो डाउन होगा, लेकिन इससे समझें अगर ज़्यादा इनपुट है तो ज़्यादा आउटपुट भी होगा, ये अपने आप में हो सकता है प्रॉब्लम ना हो। सुजोक कॉरेस्पॉन्डेंस को हम जो ब्लैक कलर थेरेपी से या 30 सेकेंड या अधिक के सर्कुलर मसाज से हम स्लो डाउन जो कर रहे हैं, यहाँ पर होल बॉडी मेरिडियन का सुजोक कॉरेस्पॉन्डेंस जो है लार्ज इंटेस्टाइन, हम वहाँ पर भी ब्लैक कलर लगाकर हम इसको, यहाँ पर बियोल लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है हमारे इंडेक्स फिंगर पे, एक फिंगर पे 3 मेरिडियन होती है सुजोक वाली, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन है हम उस पर ब्लैक कलर लगाकर हम लार्ज इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस को स्लो डाउन कर सकते हैं। LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर होता है, हम LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर भी ब्लैक कलर लगाकर पेरिस्टालसिस को स्लो डाउन किया जा सकता है। ये LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत काम का है लूज मोशन का अपोजिट, कॉन्स्टिपेशन जब हो जाता है वहां भी ये काम आता है। सर, जैसे कि अभी आपने लूज मोशन का बताया, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कई बार लोगों को कब्ज की शिकायत भी हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें और सिचुएशन से ऐसे से बाहर कैसे आए? देखिए यहाँ पे तो अगर ये लूज मोशन से एसोसिएटेड है, अब हर दिन एक बार नॉर्मल बॉवल मूवमेंट होना को नॉर्मल मान रहे हैं, अब कभी एपिसोड ऐसा रहा है कि एक दिन आपको मोशन हुआ और आपकी आंतें पूरी तरह से खाली हो गई हैं, तो उसके नेक्स्ट डे हो सकता है कि अभी कंटेंट नहीं है रेक्टम में तो आउटपुट नहीं होगा, तो हो सकता है ये गड़बड़ी ना भी हो। क्या होता है, हम अपने परसेप्शन से भी किसी सिचुएशन को रोग मान लेते हैं। लूज मोशन के तुरंत बाद अगले दिन तो मोशन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो ही जाएगी क्योंकि ज़्यादा कंटेंट बाहर आ गया है जी। तो हो सकता है ये अपने आप में परेशानी ना हो। तो हमें तो सिर्फ अपनी बॉडी को फील करना चाहिए कि हमें बॉडी में कैसा लग रहा है। अगर हम अपने आप में, अपने भीतर में अगर बेहतर महसूस कर रहे हैं तो ये उसको ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। बॉवल मूवमेंट, एक्स्ट्रा बॉवल मूवमेंट हुआ है तो उसके बाद थोड़ा कम बॉवल मूवमेंट तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्स्टिपेशन है तो एक्यूप्रेशर में जो LI4 पे हमने ब्लैक कलर किया जब एक्स्ट्रा मोशन हो रहे हैं, तो इसी ब्लैक कलर को अगर हम रेड कलर से रिप्लेस कर दें तो ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए काम आता है। हम कलर थेरेपी ना करें, हमारे पास कलर नहीं हो बाय चांस, हम सिर्फ मसाज करके भी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या है, जो हमारी जो बड़ी आंतें हैं उसके पेरिस्टालसिस को स्लो हो जाना है। पेरिस्टालसिस फास्ट हो गई तो कंटेंट जल्दी जल्दी आगे आ रहा है तो मोशन लग गई, दस्त हो रहे हैं। पेरिस्टालसिस स्लो हो गई तो अब कॉन्स्टिपेशन हो गया है, अब बॉवल मूवमेंट नहीं हो रहा है। नेचुरोपैथी में कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे इनिमा के लिए रिकमेंड करते हैं, वो भी एक प्रोसेस है, अगर आप इनिमा ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर में हम LI4 को स्टिमुलेट करके कॉन्स्टिपेशन को दूर कर लेते हैं। योगासन में ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन को करके भी कॉन्स्टिपेशन कम होता है। जब हम ताड़ासन करेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, फिर साइड वाइज बेंड करेंगे तो हमारी जो आते हैं उसको मूवमेंट एक मिलता है, तो कॉन्स्टिपेशन में कमी आती है। मोशन के बाद थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होना नॉर्मल है, उसको रोग ना समझे। सर, इसके साथ ही जब हम पेट के दर्द पर बात कर रहे हैं तो एक डिसीज का नाम सामने आता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये समझना चाहूंगी कि इसको कैसे समझें कि ये क्या होता है। देखिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेशेंट को कभी मोशन होता है, अभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। जो बड़ी आंतें हैं उस बड़ी आंत में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है कि वो हमेशा इरिटेबल रहता है, इरिटेबल नाम में ही है, और ये साइकोसोमेटिसिटी से भी जुड़ा हुआ है। जो पर्सन इरिटेट जल्दी होते हैं उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है।
लाइफ में हमारे पास एक्सेप्टेंस, पेशेंस, टॉलरेंस अगर नहीं हो, हर सिचुएशन में जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही होना चाहिए, मैंने हिसाब से मुझे इतने बजे चाय पीना है, चाय मुझे नहीं मिली तो अब तो मेरा मूड नहीं काम करेगा, ये भी एक इरिटेशन है। किसी भी बात से जो आपके लिए नॉर्मल है, जो आपकी विचारधारा में, दुनिया सिर्फ एक पर्सन के सोच से तो नहीं चलती, तो ये हर सिचुएशन में ना हमें थोड़ा एक्सेप्टेंस, थोड़ा पेशेंस बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम माइंड से मजबूत हैं, माइंड से हम कूल हैं, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं हो सकता है। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन पहले ज्यादा हम माइंड पर काम करें। एक्यूप्रेशर थेरेपी में और मन से सोचने वाली थेरेपी में, मन की थॉट थेरेपी, अफर्मेशन, ये ज्यादा डीप है और ज्यादा परमानेंट है। जो चीज जितनी गहरी है उसका प्रभाव उतने लंबे समय तक रहता है। एक्यूप्रेशर से आपने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ठीक किया है, और अगर माइंड से ठीक कर लेंगे तो माइंड से ठीक किया हुआ ज्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करता है। तो हमें अपने इरिटेशन को कम करना है, तब इरिटेबल हमारा बाउल इरिटेट नहीं होगा। और इरिटेट हो रहा है इसका मतलब पेरिस्टाल्सिस जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। पेरिस्टाल्सिस कभी बढ़ जाती है तो लूज मोशन लग जाता है, पेरिस्टाल्सिस कभी स्लो हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो हमारी बड़ी आंत ठीक से काम नहीं कर रही है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। बाउल मतलब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, बड़ी आंत। तो हम भोजन भी हमें सही करने की जरूरत है। अब भोजन की अंडरस्टैंडिंग, क्या भोजन हो, यह अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफेक्टिव है। जो भी भोजन मशीन में बनता है वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। जो भी भोजन प्लास्टिक में बंद होता है वो भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। जितना हम नेचुरल फूड में रहेंगे उतना हमारा पेट अच्छा रहेगा। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर एक ब्रेड खाने वाले पर्सन को तकलीफ होगी ही, लेकिन अगर आपका पेट सेंसिटिव है, अगर आपको वो तकलीफ होती है, अगर आप पहले से समझदार हैं तो अपनी बॉडी को अच्छा भोजन दें, हेल्दी भोजन दें। लेकिन अगर कभी कभी कोई तकलीफ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन है, मोशन है, दर्द है, तो थोड़ा सजग हो जाएं और प्राकृतिक भोजन, सात्विक भोजन, फ्रेश फूड, प्राणा रिच फूड, जो भोजन जितना फ्रेश है उसमें उतनी अधिक प्राण ऊर्जा है। ऊर्जा का सब खेल समझना है। भोजन में कैलोरी काउंट करते हैं, कैलोरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है प्राण ऊर्जा। कैलोरी बहुत इजीली मिल जाती है। भारत देश में अब अकाल नहीं पड़ता, भुखमरी बहुत कम हो गई है। अब जानकारी के अभाव में पोषण की दिक्कतें होती है। हम पोषण को, न्यूट्रिशन को समझ नहीं पा रहे। खाने को उपलब्ध है लेकिन सही चीज नहीं खा रहे हैं तो पेट की तकलीफ हो रही है। इतना तो हमारा वेल बीइंग इंप्रूव हुआ है कि हम जो हमारे शरीर के लिए भोजन अच्छा है वो उपलब्ध है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम अपने आप को तकलीफ देते हैं। सात्विक भोजन पर भोजन करें। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्योंकि परेशान बहुत करता है और मेडिकल में इसका इलाज नहीं है। बस कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो लैक्सेटिव ले लो, और जब लूज मोशन हो तो एंटीबायोटिक ले लो, बस यही करते हैं। आईबीएस में लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन का अल्टरनेट साइकिल जो चलता है, हमारी बाउल डिस्टर्ब हो गई है, उसका पेरिस्टाल्सिस डिस्टर्ब हो गया है, तो यहां पर हमें भोजन पर काम करना है, सात्विक भोजन पे आना है, शाकाहारी भोजन पे आना है, फ्रेश फूड पर आना है, दही और मिलेट्स पे आना है। दही और मिलेट्स में सॉल्युबल टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स में भी हमारी बॉडी के लिए सुटेबल फाइबर्स कौन से हैं वो थोड़े अगर हम समझें तो अच्छा रहेगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट में जब हम आए तो वैसे तो लूज मोशन के लिए हमने देखा है कि हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लैक कलर करें, कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम LI4 को टोन करें। लेकिन चूंकि आईबीएस एक गहरा मामला है, नॉर्मल किसी को अगर थोड़ा बहुत ओवर ईटिंग की वजह से अगर तकलीफ हो रही है, उससे ज्यादा डीप मामला है आईबीएस का, तो हमें इस पॉइंट्स के अलावा भी और पॉइंट्स पे भी काम करना पड़ेगा।
जो आईबीएस है, जो बॉवेल है, एनर्जी में इसका कनेक्शन हमारे पैंक्रियाज से है। अगर हमारा पैंक्रियाज मजबूत हो तो वो बॉवेल को संभाल के रखेगा एनर्जी कनेक्शन के हिसाब से। तो जब हम यहाँ पर काम करते हैं तो अपने स्प्लीन पैंक्रियाज को मजबूत करते हैं। तो हमारे दाहिने पैर में sp4 और sp9 ये दो अच्छे पॉइंट हैं जो आईबीएस के लोगों को मसाज करना चाहिए। sp9 एक्यूप्रेशर पॉइंट के पास है अंदर की तरफ से। तो ये sp9 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत लोगों को दर्द मिलेगा, क्योंकि हेल्दी बाउल तो बहुत कम लोगों का है। अगर आईबीएस किसी को नहीं भी है तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट होना ये बहुत कम लोगों का है, क्योंकि हम बहुत कम लोग अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में देते हैं। पैसा कमाना हमारे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, नौकरी करना, और हेल्थ सेकेंडरी होता है। तो sp9 पर दर्द अपेरेंटली नॉर्मल लोगों को भी मिल सकता है। तो अगर दर्द आपको sp9 पे मिलता है तो आपको आइडियली मसाज करना चाहिए। आईबीएस वालों को 2-2 मिनट दिन में 5 बार मसाज करना चाहिए। नॉर्मल पर्सन दिन में 1 बार या 2 बार मसाज करके अपने sp9 को हेल्दी रख सकते हैं। ये sp9 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि कोल्ड पॉइंट है पैंक्रियाज मेरिडियन का, इस sp9 के अलावा sp4 पे भी काम किया जा सकता है। पीला रंग लगाने से sp4 हमारा संतुलन में आता है। पीले रंग का नेचुरल अल्टरनेटिव है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को बस हम रब कर लें sp4 पर, sp9 पर, तो मसाज करने के बाद तो sp4 sp9 जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पर स्टिमुलेट होता रहेगा। ये sp4 और sp9 को अगर रेगुलर मसाज करेंगे तो आईबीएस आपका ठीक होने लग जाएगा। आईबीएस परेशान बहुत करता है, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। सर, इसी से संबंधित एक और मेरा सवाल है कि आईबीएस की तरह ही कोलाइटिस की भी बात की जाती है, तो कोलाइटिस आईबीएस से किस तरह से डिफरेंट है? एनर्जी मेडिसिन के हिसाब से आईबीएस में और कोलाइटिस में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो हमारे इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट अफेक्टेड है और वहाँ पर कैसा अल्सर, कैसा वहाँ पर लोकल डिफेक्ट है, उसके बेसिस पर ये डिफ्रेंशिएट किया गया है। सिम्टम के लेवल पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। ये इंडोस्कोपिक फाइंडिंग है कि वहाँ पर जो अल्सर है, वहाँ पे जो लीजन है, उसका साइज क्या है, वो कितने जल्दी कितने रीजन में उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रैक्टिकल लेवल पे आईबीएस में और कोलाइटिस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो इलाज आईबीएस का है वही इलाज कोलाइटिस का भी है। सर, तो हम कैसे समझे कि हमको नॉर्मली लूज मोशन हुआ है या कब्ज है या फिर आईबीएस है या फिर कोलाइटिस है? प्रैक्टिकल लेवल पे आईबीएस और कोलाइटिस डिफरेंशिएट करने की जरूरत एक लेमैन को नहीं है। कोलाइटिस जो है उसमें बड़ी आंत में इन्फ्लामेशन हो रहा है। अगर हम इसके मीनिंग में जाएं तो ये इंडोस्कोपिक फाइंडिंग है। प्रैक्टिकल लेवल पे तो इंसान को बस यही लगता है कि मेरा पेट बार बार खराब होता है, मेरा पेट ना ठीक ही नहीं रहता, मुझे कई बार जाना पड़ता है, मैं परेशान होता हूं तो मेरा पेट खराब हो जाता है। जिनका पेट खराब होता है वो साइकोसोमेटिसिटी पर चिंतन करेंगे। आपके मानसिक रूप से परेशान होने से आपका पेट जल्दी डिस्टर्ब होता है। अगर आप मानसिक रूप से शांत रहते हैं, मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं, सिचुएशन में घबराने के बजाय आप उसे स्वीकार करते हैं कि मैं इसे हैंडल करना सीखूंगा, करूंगा, तो आपको मोशन की तकलीफ जो कि कोलाइटिस में भी होती है और आईबीएस में भी होती है वो नहीं होगी। आईबीएस में अल्टरनेट मोशन के बाद फिर कॉन्स्टिपेशन होते हैं, कोलाइटिस में फ्रीक्वेंसी लूज मोशन की ज़्यादा होती है। हमें दोनों में ही sp4 और sp9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर, sp4 जो कि पैर के हमारी बॉर्डर सफ़ेद और सांवली के बॉर्डर पर है और sp9 घुटने के पास में है, दोनों के मसाज करने से दोनों ही हमारा ठीक होगा। एक्यूप्रेशर के मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, साइकोसोमेटिसिटी और जो भोजन का मैनेजमेंट है कि हम सात्विक फ्रेश फूड, फाइबर, मिलेट और दही पर आ जाएं,
तो दोनों का ही ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू सो मच सर, इतना सुंदर ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दर्शकों, यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हमें कब्ज की समस्या हो रही है या फिर मोशंस की कोई प्रॉब्लम है, आईबीएस है या फिर कोलाइटिस है, हम कोई भी समस्या से निजात पा सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें अपने मन पर काम करना है और अपने मन को शांत रखना है। हमें इरिटेट नहीं होना है। तो कई बार इरिटेट होने से भी ये समस्या हमारे जीवन में आ सकती हैं, और इरिटेशन को, इन सब चीज़ों को दूर करने का एकमात्र उपाय है ध्यान। आप ध्यान कीजिए और देखिए किस तरह से सभी समस्याएं आपके जीवन से छूमंतर हो जाती हैं। इसी के साथ सर, अब समझना चाहूंगी आपसे, ब्लोटिंग की समस्या कई बार देखी जाती है। ब्लोटिंग की समस्या, अब हर कोई बोलता है कि पेट फूल रहा है या घबराहट हो रही है। इस तरह की समस्या काफी बार लोगों में देखी जाती है। तो ब्लोटिंग को कैसे समझें? हमारे पेट में अपान वायु का बनना एक नॉर्मल तो एक जरूरी बात है। पेरिस्टालसिस को आगे करने, मूवमेंट को रखने के लिए अपान वायु बनती है और रिलीज होती है। जब अपान वायु रिलीज नहीं हो, रुक जाए, ठहर जाए, तब गैस के रुकने की वजह से हमारा पेट फूल जाता है, अफारा बन जाता है और दर्द शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी बड़ी आंत में जो आखिरी हिस्सा है, जिसको एक्यूप्रेशर के नाड़ियों के पॉइंट से जब जोड़ते हैं तो हम कोल्ड पॉइंट बोलते हैं। उस कोल्ड पॉइंट को, ST44 को हमें सिडेट करने की जरूरत है कि लास्ट में वहां पर रुके नहीं। इसको एक मोटा एग्जांपल से हम समझा सकते हैं कि नाली में पानी बहता है। अगर नाली जाम हो जाए तो पानी रुक जाएगा और फिर पानी बह नहीं पाएगा। तो जो जाम हो गया है, जो रुकाव आ गया है, उसको अगर हम थोड़ा सा हटा लें तो फिर रुका हुआ पानी बह जाएगा। तो जो रुकावट आ गई है, जो ठहराव आ गया है, तो कोल्ड पॉइंट को पैर में अंगूठे के बगल की उंगली के बेस पर कोल्ड पॉइंट है ST44। इस ST44 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम सिडेट करें। सिडेट करने के लिए हम कंटिन्यूअस प्रेशर करते हैं अंगुली के बेस पे, पैर में सेकंड उंगली के बेस पे हम उसे कंटिन्यूअस प्रेशर करेंगे तो जो कोल्ड पॉइंट है वो सिडेट होगा और गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। कंटिन्यूअस प्रेशर के द्वारा सिडेट करने के अलावा हम यहाँ पर लाल रंग, मुख्यतः पैर में है ST44, जो हाथ में जो मैं इस पॉइंट पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ ये Li2 है। इसका कनेक्शन भी थोड़ा सा ST44 से जुड़ा हुआ है। मेन तो पैर का पॉइंट है। हम यहाँ पर लाल रंग लगा सकते हैं। लाल रंग कोल्ड पॉइंट को सिडेट करता है। यह स्टमक मेरिडियन, पैर में स्टमक मेरिडियन और हाथ में एलाई मेरिडियन, उसका ये कोल्ड पॉइंट है। यहाँ पर लाल रंग लगाएंगे तो ये कलर थेरेपी से सिडेट करेगा, गैस रिलीज हो जाएगी। और साथ ही साथ हम थोड़ा अपने लार्ज इंटेस्टाइन का सुजोक मसाज, सर्कुलर वे में मसाज कर देंगे तो यह भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को प्रॉपर हार्मोनाइज कर देगा। और थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं बहुत लोग, यह तो कॉमन सी बात सी है, कॉमन सेंस भी है। अगर आपको पेट में तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। और वैसे भी रात के भोजन के बाद कहा गया है कि हमें 200 मीटर टहलना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद, रात के भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। रात के भोजन और निद्रा के बीच में घंटे 2 घंटे का गैप होना बेस्ट है। नहीं बिल्कुल आप गैप दे सकते हैं, भोजन ऑलरेडी लेट हो गया है, तो जो थोड़ा बहुत चल सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम चलें। हमारी लाइफ, बहुत लोगों की लाइफ काफ़ी सेडेंटरी हो गई है। जितना हमें चलना चाहिए हम उतना नहीं चल रहे। ब्लोटिंग का एक कारण हमारा सेडेंटरी होना है। अगर हमारी लाइफ सेडेंटरी नहीं है तो ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती है। तो सर, जैसा कि आपने बताया, ST44 पॉइंट को सिडेट करने से हम ब्लोटिंग से निजात पा सकते हैं और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ेंगे तो ये समस्या जो है, ब्लोटिंग की जो समस्या है, वो अपने आप ही दूर होने लगेगी। सर, अब इसी के साथ मैं आपसे समझना चाहूँगी, हम पेट दर्द पर बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल पेन पर बात कर रहे हैं, तो आहार का कितना बहुत ज़्यादा महत्व हो गया। तो आहार के बारे में आपसे समझना चाहूँगी कि कौन सा आहार हमें लेना चाहिए, पहले ये समझना चाहूँगी, अगर ये सब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो।
देखिए, जो भोजन आपको अच्छा लगे, देखने से, फील करने से, उसकी ऊर्जा से, है ना? हमें ऊर्जा के प्रति सजग होना है। ऊर्जा हम भोजन को मेनली क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अपने टंग के टेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। भोजन हम पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए कर रहे हैं। तो भोजन को शांत भाव से, प्रेम भाव से, डिवाइन फीलिंग के साथ हमेशा लेना चाहिए। भोजन को ब्लेस करके लेना चाहिए। जो भी लोग बोलते हैं ना कि मुझे फूड एलर्जी है, हम फूड को ब्लेस करके लेना सीखें। बहुत सारी फूड एलर्जी ठीक होने लग जाएगी। भोजन को प्रणाम करके, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम भोजन किया करें। भूख के अनुसार, जब भूख लगती है तब, और जितनी भूख लगती है उतना हमें भोजन करना चाहिए। समय को अब्यूज ना किया करें, ज़्यादा आगे पीछे ना करें, और अगर आगे पीछे हो जाता है तो क्वांटिटी को कम कर दें। अगर आपको रोज जितने बजे आपको खाना होता है, किसी कारण से आप 2 घंटे लेट हो गए, तो उस दिन थोड़ा सा कम खाइए। कम खाकर दुनिया में ज़्यादा लोग बीमार नहीं पड़ते, ज़्यादा खाकर ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। यह फॉर्मूला अगर आप समझ लेंगे तो पेट की ज़्यादातर समस्याओं से बचे रहेंगे। भूख से थोड़ा कम खाने से आप वीक नहीं पड़ जाएंगे। ये अगर कंसेप्ट अगर आपका है तो उस कंसेप्ट को छोड़ दीजिएगा कि कम खाने से बीमार पड़ते हैं। अगर आपने कम खाया है तो बॉडी आपकी डिमांड करेगा, आपको भूख लगेगी। भूख लगेगी तो आप खुद ब खुद खाने के लिए प्रेरित होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कम खाएंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। आपका बॉडी आपको सिग्नल देने लग जाएगा। तो उससे आप परेशान ना हो, आप ओवर ईटिंग ना कर लें, बस इसके लिए कंसर्न हो, क्योंकि ये टेंडेंसी ज्यादातर लोगों की है। तो हम टाइम पर भोजन करें। भूख लग रही है तब तो आप खा लें। भूख मतलब आपके भीतर पे स्टमक में, जठर में अग्नि अभी जल रही है। अभी आप जो भी भोजन में स्वाहा करेंगे वो बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर भूख आपको नहीं लग रही है तब स्वर योग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी दाहिनी श्वास से भोजन किया करें। अगर दाहिनी श्वास से हम भोजन करते हैं तो हमारी जठराग्नि जल पड़ती है और फिर भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। तो ओवर ईटिंग तो हम अवॉइड करें। अपनी नीड के अनुसार भूख को फील करते हुए खाएं। बेटाइम ना खाएं, लेकिन अगर बेटाइम होता है तब स्वर योग का ध्यान जरूर रखें। अगर हमें टाइम आगे पीछे खाना पड़ता है, भूख नहीं लगी फिर भी खाना पड़ रहा है, खाना है क्योंकि अब सोने का समय होने वाला है, अब सो जाएंगे तो आज तो अब नहीं खा पाएंगे, तो फिर अपने श्वास को बदल करके दाहिनी श्वास में भोजन करना चाहिए। दाहिनी श्वास में भोजन करेंगे तो भोजन ज्यादा अच्छा पचेगा, तकलीफें कम होंगी। तो भोजन क्या करें, किसके साथ साथ महत्वपूर्ण है भोजन को किस प्रकार करें। टाइमिंग के अनुसार, भूख के अनुसार, दाहिनी स्वर में भोजन को आलती पालती बैठ कर करना चाहिए। कुर्सी टेबल की आदत जो हमने अपनी लगा ली है, ये अंग्रेजों की परंपरा से आया है। और अंग्रेज कुर्सी टेबल पे क्यों खाते थे? क्योंकि उनकी जमीन जो है वो ठंडी हुआ करती थी, तो उनके लिए नीचे बैठना मुश्किल नहीं है। भारत देश वैसा नहीं है। हमारे मन में कंसेप्ट, तो हमने उनको बस अंग्रेजों को देखा, हम अंग्रेजों को ज्यादा सुपीरियर समझते थे। अभी भी बहुत लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बेटर समझते हैं, जो कि एक भूल है। हमारे मौसम के अनुसार, हमारे क्लाइमेट और वेदर के अनुसार जमीन पर भोजन करना ज्यादा अच्छा है। अगर आप जमीन पर बैठ भोजन कर सकते हैं तो आपका डाइजेशन बेटर हो जाएगा, चाहे कोई भी समस्या हो। चेयर टेबल पे चलिए खाते हैं, जरूरी नहीं कि चेयर टेबल खाने पे समस्या होगी ही, लेकिन अगर आपको समस्या हो रही है तो यह चेंज करने से भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि नीचे बैठकर जब भोजन करते हैं तो आपकी ओवर ईटिंग की टेंडेंसी कम है। आप नोटिस कीजिएगा, जब हम कुर्सी चेयर में बैठ कर खा रहे हैं तो ओवर ईटिंग ज्यादा होता है, जब नीचे बैठ कर खाते हैं तो ओवर ईटिंग रिलेटिवली कम होता है। आलती पालती बैठने से हम अपनी बॉडी के लिए ना, हम ज्यादा, हमारा बॉडी जो है ज्यादा एक क्लोज नेटवर्क बनता है। जब कुर्सी पर बैठे तो हमारा शरीर फैला हुआ है, तो अब पेट का पता कम चलता है। जब आलती पालती बैठे हैं तो हम अपने पेट को, अपनी बॉडी को अधिक फील करते हैं, तो ओवर ईटिंग रिलेटिवली कम होती है। तो जमीन पर बैठकर भोजन करने से आपको ओवर ईटिंग नहीं होगी। ओवर ईटिंग से बचें। ओवर ईटिंग से बच गए तो पेट ठीक रखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है।
दाहिनी श्वास में भोजन करना और घर का भोजन करना, क्योंकि घर का भोजन में ना हाइजीन प्रॉपर होता है। हमको ये लगता है कि बाहर का भोजन ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्ट भले अधिक अच्छा हो, आपकी जीभ को अधिक को संतुष्टि देगा, लेकिन आपके शरीर को अधिक संतुष्टि घर का भोजन देगा। थोड़ा फेस्टिवल है, टाइम है, तो साथ में हाथ बटाइए घर पे भोजन कर बनाने में, परिवार के सभी मेंबर्स का रोल हो सकता है। पुरानी परंपरा को छोड़ने की जरूरत है कि इसे भोजन बनाना सिर्फ महिलाओं का काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर के हर एक मेंबर भोजन बनाने में पार्ट ले सकते हैं और तब हम भोजन को अधिक फील करेंगे, उसे टेस्ट को अधिक हम फील करेंगे ना। ऐसे जब अच्छा भोजन है तो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा क्यों लग रहा है, और जब थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ तो क्या गड़बड़ हुआ, ये बहुत बार समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर हम भोजन को बनाने में जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, ये लेफ्ट राइट हुआ, आज कल यही भोजन बहुत टेस्टी था, आज उतना टेस्टी नहीं है, क्या गड़बड़ हुआ है वो समझ में आएगा, है ना। तो हम भोजन के कंपोनेंट्स को, उसमें क्या क्या रेसिपी में क्या क्या भोजन आता है, उसको हम ज़्यादा वैल्यू कर पाएंगे। जो हमारे भारत में जो मसाले हैं, ये मसालों का टेस्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए और पोषण के लिए बहुत रोल है। पुराने ज़माने में भारत से बहुत मसालों को एक्सपोर्ट किया जाता था और भारत में जितना भोजन में विविधता है, उतना ही विविधता और किसी देश में नहीं है। बाहर के देशों में प्रोसेस्ड फूड पर लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसालों की वैरायटी में, इनफैक्ट कोई भी एक व्यंजन हो, जब स्टेट चेंज होता है ना, उस भोजन को बनाने का तरीका, कौन से मसालों को किस तरह से डालने का तरीका है, वो काफ़ी हद तक बदल जाता है। तो यह भी एक वैरायटी है, टेस्ट अलग हो जाता है, एक ही सब्जी अलग अलग टेस्ट करती है। तो हम अपने कल्चर के महत्व को समझते हुए थोड़ा इसको वैल्यू करना सीखें। जब घर का भोजन हम करेंगे तो हम इसको ज़्यादा चेरिश करेंगे, ज़्यादा इंजॉय करेंगे, है ना। सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, घर का भोजन, प्रेम से किया हुआ भोजन, धन्यवाद भाव के साथ, डिवाइन फीलिंग के साथ किया हुआ भोजन बॉडी को लगता है, बॉडी को सूट करता है, पेट दर्द और दूसरी समस्याओं से बहुत आसानी से हम बच जाते हैं। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा रहे हैं, खाना बहुत अच्छा होगा, हमें बहुत पसंद आएगा, लेकिन कहीं न कहीं संतुष्टि वो नहीं मिलती है। हम अंदर से ही फ़ील हो रहा होता है कि अच्छा तो था, लेकिन वो जो घर पर खाने का जो संतुष्टि मिलती है, वो कहीं और बाहर नहीं मिलती है, चाहे हम कहीं भी खा लें। तो कहीं न कहीं हमारे खाने में, जो हम घर पर जब बनाते हैं खाना, तो उसमें जो हमारी ऊर्जा जाती है, जो हमारी माताएँ या बहनें या फिर जो हस्बैंड्स हैं, उनकी वाइफ्स जो घर पे खाना बनाती हैं, वो प्रेम उसमें डालती हैं, प्रेम के साथ बनाती हैं, बिल्कुल। और कहीं न कहीं उसका भी फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। हाँ। और इसके साथ ही साथ हमें सजग होना चाहिए लहसुन के लिए। जी, शाकाहारी भोजन में भी जो वैष्णवों का जो भोजन है, जो या जैन, बहुत सारे प्याज और लहसुन जैन फूड। का जी, वो प्रयोग नहीं करते हैं नहीं या करते। कम करते हैं। और इस प्याज और लहसुन में भी लहसुन का यूज हमें नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है जो लहसुन का यूज परंपरा से कर रहे हैं कि टेस्ट नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रेम से भोजन बनाते हैं तो बिना लहसुन के भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट किसी सिर्फ एक कंपोनेंट से नहीं होता है, कई सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हमें लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत जगह पे कहते हैं क्या मेडिसिनल वैल्यू है, तो मेडिसिन को क्या हम हर भोजन में डालते हैं? और क्या मेडिसिन की वैल्यू सबको है? अभी आपको हार्ट अटैक नहीं आया है तो अभी आपको मेडिसिन क्यों चाहिए, है ना। हम अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करते हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बिना लहसुन के अगर हम भोजन बनाएं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक अच्छा है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, इस नॉलेज के लिए जो आपने हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर की और हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। और हमें क्या करना है स्वस्थ रहने के लिए, और जो एब्डोमिनल पेन है या फिर कोई भी हमारी जो समस्या जीवन में आती है, बीमारियां जो आती हैं, उनसे बचाव के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है, सात्विक भोजन की ओर जाना है और एनिमल फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने आज के एपिसोड में जाना है एब्डोमिनल पेन और कितने तरह के दर्द हमें होते हैं और उन दर्दों का क्या कारण होता है, क्या निवारण होता है, सभी बात पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही हमने जाना कि कौन सा फूड हमें लेना चाहिए, कौन सा फूड कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। यदि इस टॉपिक पर या फिर किसी और बीमारी पर आपका यदि कोई सवाल है तो उस सवाल को हमें भेजना ना भूलें। जब भी आप अपना सवाल लिखकर भेजें, आपकी जो बीमारी है उसे मेंशन करने के साथ उस बीमारी में आपको क्या तकलीफ हो रही है ये मेंशन ज़रूर करें, जिससे कि हम आपकी बेहतर सहायता कर पाएंगे। तो इसी के साथ अब लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में, यानी कि शुक्रवार को Q&A सेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।